ना कोई जीता ना कोई हारा। अगर कोई हारा है तो भारत हारा है। सवाल था कि वो कहां चले गए टेररिस्ट, सवाल था कितने हवाई जहाज गिरे, सवाल था कि ये क्यों खत्म किया गया। लेकिन कल जब संसद में राहुल गांधी जी ने उस 56 इंच के सीने को नापने का काम किया तो वो 56 इंच का नहीं 56 मिलीमीटर का निकला। इसमें क्या हुआ है, देश हारा है। प्रैक्टिकल चीज समझाता हूं, पायलट्स के हाथ इस कंट्री में बहुत अच्छे सेंस में बोल रहा हूं हमेशा बंधे होते हैं, क्योंकि ये कोई रोग नेशन नहीं है। सवाल पूछते ही आपको देशद्रोही और चीन का एजेंट और पाकिस्तान का एजेंट करार कर दिया जाएगा। और हाँ, एक बात मैं जरूर कह दूं, लेकिन नुकसान हुआ, इस नुकसान के लिए हमें एक स्टडी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, चीन ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए। आपने काउंटर एयर डिफेंस ऑपरेशन नहीं किए, इसलिए हमारे हवाई जहाज गिरे। कि पाकिस्तान पूरी तरीके से आजाद है कि वो चीन के ड्रोन लेकर हम पर अटैक करे, हमारी सीमा में घुस आए। ये देखिए, ये अभी कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता की शेर गरज रहा था और न जाने क्या क्या हो रहा था। ये भाजपा के सांसद जो सो रहे थे उनकी फोटो दिखा रहे। 102 मिनट के भाषण में एक बार चीन का नाम नहीं लिया। 102 मिनट के भाषण में एक बार जलते हुए। लेकिन आज मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में डिबेट हो गई। विशंबर जी, आपके हिसाब से सारे सवालों के जवाब मिल गए और डिबेट्स आपने पूरी सुनी होंगी। कौन जीता विशंबर जी? देखिए मानिक जी, इसमें कोई जीतता कोई हारता नहीं है। ना कोई जीता ना कोई हारा। अगर कोई हारा है तो भारत हारा है। कोई कह रहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कोई कह रहा ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया, सीज फायर हो गया। देखिए देखिए मानक, मैं एक दो टूक बात कह देता हूं। किसका भाषण? एक तरफ तो है कि भाई मोदी मोदी और मोदी जिंदाबाद, ये मोदी है तो मुमकिन है। दूसरी तरफ है कि वो एक ट्रंप का बड़बोलापन है, तो भाई क्या है? किसका भाषण? भाषण किसने की दिया? कौन समझता है? किसके भाषण की तारीफ करें? भाषण तो साहब मैं भी दे सकता हूं, स्टेज पे खड़ा कीजिए, कुछ भी बोल दूंगा मैं विशंबर साहब से 101% सहमत हूं। ना कोई जीता ना कोई हारा। इसमें क्या हुआ है, देश हारा है। ये देश का नुकसान हुआ है और इसमें खाली एक्रिमनी, इंटर पार्टी राइवलरी बढ़ गई है। आप पूछ रहे थे किसकी डिबेट अच्छी है, किसको नहीं घसीटा गया। सवाल थे भाई ये क्यों हुआ, सवाल था कि वो कहां चले गए टेररिस्ट, सवाल था कितने हवाई जहाज गिरे, सवाल था कि ये क्यों खत्म किया गया, सवाल था किसने मध्यस्थता की। भाई किसी भी सवाल का जवाब तो हुआ नहीं, और जो लोकसभा में हुआ है वो आज राज्यसभा में होगा। कोई फर्क तो है नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही है, उनका मुद्दा वही है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़। और जिसकी वजह जो साफ अपने सीडीए साहब ने, अनिल चौहान साहब ने बताया था कि हमारी कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हुई हैं। हमारा मिस्टेक्स हो गई। एक सेकंड ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड। राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने क्लियर कहा अपनी स्पीच में, जनरल सीडीएस जनरल अनिल चौहान, यू मेड नो मिस्टेक। उन्होंने कहा गलती आपकी नहीं है क्योंकि आपके हाथ बांध दिए गए थे। I agree with to an extent, but I don't. It's not a. It's a judge है यार. It doesn't. वो सिर्फ राहुल गांधी को नहीं कहना था. ये तो बहुत इस बात पे बहुत डिस्कशन हो चुका है कि क्या सरकार की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से नुकसान हुआ है। डेफिनेटली जब आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस ले करते हैं, इस तरह की टर्म्स ऑफ रेफरेंस जब आप ले करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर की, राहुल गांधी की, सारे नेताओं की, क्या लगा आपको कौन जीता, किसके भाषण में ज्यादा दम था? देखिए, जैसे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये एक डिबेट थी और जो इसमें पॉइंट्स उठ रहे थे, हिस्ट्री में हम जा रहे थे, वो हमेशा डिबेट्स में होता रहता है। लेकिन थोड़ी सी मुझे नाराजगी रही बीजेपी की साइड से, जबकि मैक्सिमम आंसर उन्होंने दे दिए कि बहुत सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत क्लियर थे। अगर हम उनको पार्लियामेंट में दे देते तो शायद जो क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में थे उनके आंसर्स आ जाते। मैं एक बहुत सिंपल सी 2 पॉइंट्स में उठाना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया कि पायलट्स के हाथ बांध दिए गए थे। देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज समझाता हूं। पायलट्स के हाथ इस कंट्री में बहुत अच्छे सेंस में बोल रहा हूं हमेशा बंधे होते हैं, क्योंकि ये कोई रोग नेशन नहीं है। लेट्स से मैं कहता हूं हमारे 1 या 2 एयरक्राफ्ट गिरे, मैं आज ये लेके चल रहा हूं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, एक टीम वर्ल्ड कप जीत गई है और जो टीम लास्ट आई है वो कहती है देखो हमने एक गोल तो किया था ना, हम उस गोल के पीछे पड़ गए हैं। लाल आंखें, महामानव, विश्व गुरु, प्रधान सेवक, 56 इंच का सीना। तो मैं वहीं से शुरू करती कि देखिए, कांग्रेस की नाव छोटी ही सही, लहरों से टकराती तो है। मोदी जी के पास कुछ हो ना हो, उपलब्धियों के नाम पर 56 इंची छाती तो है। लेकिन कल जब संसद में राहुल गांधी जी ने उस 56 इंच के सीने को नापने का काम किया तो वो 56 इंच का नहीं 56 मिलीमीटर का निकला।
ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिला कि नरेंद्र मोदी जी के और उनकी सरकार के नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं, ऊंची दुकान और फीके पकवान है। चुनौती बिल्कुल सीधी थी मानव। राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर दम है, 50% भी इंदिरा गांधी का दम है, तो नरेंद्र मोदी संसद में आए और बोले ट्रंप का नाम लेकर कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनने कोई मध्यस्थता नहीं की और सिंदूर के साथ सौदा नहीं हुआ। लेकिन वो चुनौती तो इतनी बड़ी गले की हड्डी बन गई मोदी जी के लिए कि ना उगली गई ना निगली गई। अब वो दुनिया 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 के चक्कर काटते रहे। 102 मिनट के भाषण में एक बार ट्रंप का नाम नहीं लिया, 102 मिनट के भाषण में एक बार चीन का नाम नहीं लिया, 102 मिनट के भाषण में एक बार जलते हुए मणिपुर का नाम नहीं लिया। मानक पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच अनाउंस हो जाता है क्योंकि उसमें अमित शाह जी के बेटे की बीसीसीआई की दुकान है, तो दुकानदारी बचानी है। तो इस जिम्मेदारी, इस उत्तरदायित्व को अगर आप नहीं निभा पाए तो किसी का इस्तीफा नहीं होगा, किसी पर कोई उंगली नहीं उठेगी। सवाल पूछते ही आपको देशद्रोही और चीन का एजेंट और पाकिस्तान का एजेंट करार कर दिया जाएगा। और हाँ, एक बात मैं जरूर कह दूं, ये हाथ बंधे होने वाली बात जो आई, क्योंकि आपके स्टूडियो में जो मिलिट्री के गेस्ट बैठे हैं उन्होंने ये बात कही, तो मैं ये जानना चाहती हूं कि 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होती है, 22 मिनट चलता है। 1:35 पर डीजीएमओ किसके कहने पर जाकर पाकिस्तान से कहते हैं कि हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं करेंगे, एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, सरकार के कहने पर ही बोलते हैं ना। तो क्या ये हाथ बांधने का काम नहीं है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से आजाद है कि वो चीन के ड्रोन लेकर हम पर अटैक करे, हमारी सीमा में घुसाए, आरडीएक्स ले आए 300 किलो, उसका आज तक पता न चले, लेकिन हमारी सेना के हाथ बंधेंगे। और क्या कहते हैं हमारे डिफेंस अटैचे शिव कुमार, वो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, मैं कोट करना चाहती हूँ। हमारे देश के डिफेंस अटैचे इंडोनेशिया ये सवाल पूछ रहे हैं, 1 मिनट, हाथ बांधकर सेना को भेजा, फिर सेना के जो आगे बढ़कर, और इसका कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मोदी जी की दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली। ओके, अब गुरु ये देखिए, ये अभी कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता की शेर गरज रहा था और न जाने क्या क्या हो रहा था। ये भाजपा के सांसद जो सो रहे थे उनकी फोटो दिखा रहे। देखिए क्या होता है ना, बहुत लंबा भाषण, उबाऊ भाषण हो जाए, कोई सवालों का जवाब ना मिले, प्रियंका गांधी भी सो रही थी, वो भी बक्ता बन जाता है, बक्ता। तो वो वक्ता का बक्ता हो गया। खैर बहरहाल मैं मुद्दे पर, प्रियंका गांधी भी सो रही थी, यही के सारे वहां सुन रहे थे। मैं चाहती हूँ कि ये भी मुझे मेरे बीच में न टोके, सवालों के जवाब इनके नेता नहीं दे पाए तो ये क्या देंगे, खिसियानी से हंसी हंसेंगे। पर मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहती हूँ। देखिए 2-3 बड़ी बात, ये डोजियर की बात कर रहे थे, लेकिन बात यह है कि अगर सवाल पूछेंगे मोदी जी से, सवाल पूछेंगे मोदी सरकार से, तो वो कहेंगे कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के एजेंट है। एक चीन पर मैं बोलना चाहती हूँ, एक सेकंड, मुझे 30 सेकंड और दीजिए। देखिए आज चीन किसके साथ खड़ा है? 53 बार भारत के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से गले मिले हैं, झूला झूला है और गले पड़े हैं और न जाने क्या क्या हुआ। चीन जब हमारी सीमा में घुसा तो नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने क्लीन चिट दी थी और ये कहा था कि ना कोई सीमा में घुसा। ओके, गुरु प्रकाश आपकी बारी है, बोलिए। गुरु प्रकाश बोलिए। सर्जिकल स्ट्राइक होता है, सबूत लेके आइए। बालाकोट होता है, सबूत लेकर के आइए। सीडीएस जगदीश देवड़ा को पार्टी से क्यों नहीं हटाया गया? इतनी ओछी टिप्पणी करते हैं, इतनी ओछी टिप्पणी करते हैं, सबूत मांगने वाले लोग। ओके, अभिशंबर जी, अभिशंबर दयाल को लाइए, अभिशंबर दयाल को। कल की पार्लियामेंट में भारत और दूसरी बात, देखिए मुद्दा भारत और पाकिस्तान का, मुद्दा भारत और अमेरिका का बना देते हैं, अमेरिका से रिश्ते खराब करने के लिए। इससे ज्यादा बड़ा और कुछ नहीं। बात यह नहीं है कि भाई आप लॉसेस गिनवाते रहो बार। बात यह है कि कल की पार्लियामेंट में यह स्पष्ट होना चाहिए था कि चाइना उसका पार्ट है और हम चाइना के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ओके, और क्या कार्रवाई करेंगे हमें बताना चाहिए देश को। और हमें बताना चाहिए कि यह पूरा पाकिस्तान का खेल है, हमने लड़ाई और क्लियर करना चाहिए सीज फायर है या नहीं है। ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन जारी, अरे ऑपरेशन जारी नहीं होते, सीज फायर होता तो ऑपरेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके, विशंबर जी एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड। जनरल जैनी साहब क्या हाँ, एक और पॉइंट आप कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मानक, मैं विशंबर जी से फिर से सहमत होते हुए एक बात जरूर कहूंगा जो बड़ा मुद्दा है। देखिए जब कभी भी इस किस्म की लड़ाई होती है तो नुकसान तो अमूमन और लाजमी होंगे, हमारे भी हुआ होंगे, उनके भी नुकसान हुए होंगे। और नुकसान को इसका मतलब गिरे, लेकिन जानना जरूरी है कि क्यों गिरे। अब आप कनेक्ट करिए मिलिट्री अटैची इन इंडोनेशिया, उसने क्लियरली बोला कि आपने जो है वो एनिमी के एयर डिफेंस का आपने काउंटर एयर डिफेंस ऑपरेशन नहीं किए, इसलिए हमारे हवाई जहाज गिरे।
तो ये तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हमारे साथ में एयरफोर्स के एक वेटरन बैठे हुए हैं, तजुर्बेकार फ्लायर है, फाइटर पायलट है। जब कभी भी एयरफोर्स ऑपरेट करती है, सीड ऑपरेशन, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, ये क्लियरली आना चाहिए था डिबेट में कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो हमारे हवाई जहाज जरूर गिरे होंगे। एक सेकंड जनी साहब, एक सेकंड जनी साहब, बहुत बढ़िया, एक मिनट, एक सेकंड रुके, एक सेकंड, 30 सेकंड मानक, 30 सेकंड। लेकिन जो राजनाथ जी ने बोला कि हमने तो 1:35 पे उनको बोल दिया था कि देखिए हम तो सिर्फ मिलिट्री टारगेट आपके मारेंगे और आप इसके ऊपर में रिएक्ट मत करिएगा, और रिएक्ट करेंगे तो कनेक्ट कर लीजिए मोदी जी का स्टेटमेंट कि हम और बड़ा हमला करेंगे। तो ये जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस वाली बात है, ये क्लियरली निकलनी चाहिए थी डिबेट में। कल नहीं निकली तो आज निकलनी चाहिए, आज नहीं तो कल। तो ये सिर्फ मानक हमारे लिए समय है हाँ क्या? आ रहा हूं इसके बाद, हाँ रागिनी इसके बाद। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो डिबेट का फैसला तो भारतीय जनता करेगी, कौन जीता कौन हारा। हाँ। लेकिन भारत की सेनाओं ने जो है वो बड़ा जो भी ऑब्जेक्टिव दिए थे बखूबी से अचीव किए, लेकिन नुकसान हुआ। इस नुकसान के लिए हमें एक स्टडी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, जैसे कारगिल वॉर के बाद भी कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी, सुब्रमण्यम टॉप नेशनल एक्सपर्ट। और हमें इस समय जो सबसे बड़ा कदम है वो हमें अपने एयर डिफेंस को और सक्षम करना चाहिए, और हमें भारतीय अच्छा ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड, क्योंकि आपने पहले भी ये पॉइंट उठाया था कि हमने दुश्मन का एयर डिफेंस पहले मारना चाहिए था। हमने उनका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर मारा, तब हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने रिटेलिएशन किया। भारतीय जो भी नुकसान हुआ है वो 6 और 7 तारीख की जो सीडीएस जिस नुकसान की बात कर रहे हैं वो 6 और 7 की रात की नुकसान की बात है। और एक बात और बताना चाहूंगा, मैं पहले भी कहा था, जो लेसन लिया है और जिसको खूब अंजाम दिया। जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया आपस में लड़ रहे हैं, मजीद आगे चलकर आपको दिखाएंगे। उससे पहले बात की जाए, आखिरकार भारतीय मीडिया मान ही गया कि भारत आ रहा है, पाकिस्तान जीता था जंग में ऐसी ठुकाई भारत की कि उसके बाद अब भारतीय मीडिया आपस में ही लड़ने लगे। मजीद आइए आपको दिखाते हैं किस तरह भारतीय मीडिया लड़ रहा है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा? सीधा सा सवाल है। जी पाकिस्तान की बात ना करो, भारत की बात करो। भारत का पक्ष रखने के लिए प्रधानमंत्री जी खड़े हुए थे, तो वो मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा भारत की बात कौन कर रहा था मानक जी बताना चाहिए। उसके बावजूद हमारी सेना ने भारत जाकर की बात करने के लिए कौन खड़ा हुआ था और पाकिस्तान की बात करने के लिए कौन खड़ा हुआ था, ये पूरे देश ने देखा है। की बात मानकर सीज फायर करवा के जो हमारी एडवांटेज थी उसको भी वापस लिया। ओके गुरुप्रकाश 30 सेकेंड, गुरुप्रकाश 30 सेकेंड। अरे भारत की बात कौन कर रहा था और पाकिस्तान की बात कौन कर रहा था, सबने देखा। भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, पाकिस्तान और चाइना की बात राहुल गांधी कर रहे थे। भारत के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए तो पाकिस्तान के पक्ष में पी चिदम्बरम खड़े हुए। चाइना के पक्ष में कौन खड़ा हुआ ये तमाम देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि आज ये डिबेट सेटल हो गया है कि भारत की बात कौन करेगा और पाकिस्तान की बात कौन करेगा। जाके बात करिए पी चिदम्बरम साहब से, सलमान खुर्शीद साहब से, भारत की बात करनी हो। क्या अभी तक आपने उस सनसनी खबर को नहीं देखा? दरअसल अमित शाह ने मोहन भागवत से जंग छेड़ दी है। अब तक जो संघ बीजेपी को अपना बेटा समझता था, अब वही बेटा विरोध कर रहा है। जी हां दोस्तों, शाह ने फिर एक बार खेला कर दिया है। बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष की कुर्सी को संघ के पाले में जाने से पलट दिया है। दोस्तों अब ये लड़ाई राजनीतिक से निजी बन गई है। दोस्तों कहानी बहुत दिलचस्प हो चुकी है। अब तक जो बीजेपी कांग्रेस और विरोधी पार्टियों से लड़ती थी, अब उसका सामना उसके बड़े बुजुर्गों से होगा जिससे उसका अस्तित्व है। अब आगे क्या होगा दोस्तों? क्या बीजेपी का यही अंत होगा और मोदी शाह के घमंड और दोनों की दादागिरी निकल जाएगी? दोस्तों ये खबर सुनकर आपकी आंखें भर आई होंगी और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो आइए बीजेपी और संघ की इस लड़ाई को जड़ से इसका पोस्टमार्टम करते हैं और इसी के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कभी कभी लगता है जैसे सत्ता एक गेम शो बन गई है। स्टूडियो दिल्ली में है, प्रोड्यूसर नागपुर में और स्क्रिप्ट अमित शाह के लैपटॉप में। सवाल एक ही, कौन बनेगा भाजपा अध्यक्ष? लेकिन जवाब वो हर हफ्ते बदल जाता है। सरकार चल रही है मगर पार्टी रुक गई है। दिल्ली में सबको इंतजार है कि भाजपा अध्यक्ष का नाम कब आएगा, पर घोषणा बार बार टल रही है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने साफ कह दिया है, हमारी शर्तों के बिना अध्यक्ष का नाम मत लाइए। मोदी शाह जो चाहें वो बना लें, लेकिन बिना शाखा की मिट्टी सूंघे कोई अध्यक्ष नागपुर से पास नहीं हो सकता। यह सत्ता बनाम संगठन की लड़ाई नहीं, यह अहंकार बनाम अनुशासन की टकराहट है।
आरएसएस अब खुद को पिछड़ा महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि भाजपा अब पार्टी नहीं, बस मोदी शाह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है और अब यह कंपनी अपने हिसाब से सीईओ चुनना चाहती है। संघ कह रहा है, हम मोहर नहीं देंगे जब तक मर्जी नहीं मानी जाएगी। पहले धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नाम आए, एक सत्ता के करीबी, दूसरा मोदी शाह के भरोसेमंद, लेकिन नागपुर ने सीधा कह दिया ये नाम तो दिल्ली की लॉबी के हैं, संगठन की नहीं, और दोनों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब नामों का नया दौर शुरू हुआ। थावरचंद गहलोत, माथुर, कुछ युवा चेहरे, लेकिन हर नाम पर बहस है, सहमति नहीं। नागपुर और दिल्ली की घड़ी एक टाइम नहीं दिखा रही। इसी बीच संसद का सत्र भी चल रहा है और सरकार के लिए यह सत्र कड़वे सवालों का तूफान बन गया है। विपक्ष सीधे पीएम से जवाब मांग रहा है। पहलगाम हमले पर चुप्पी क्यों? ऑपरेशन सिंधु पर पर्दा क्यों? 25% टैरिफ बढ़ाकर जनता की कमर क्यों तोड़ी जा रही है? जवाब है नहीं है। विपक्ष अंदर से गरज रहा है, बाहर मीडिया शोर कर रही है, लेकिन भाजपा संगठन में शांति है। एक ऐसी शांति जो तूफान से पहले होती है। मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन दरवाजे बंद हैं और चेहरे तनाव में। एक नेता कहता है अगर नागपुर का नाम नहीं माना तो संगठन टूटेगा। दूसरा कहता है अगर दिल्ली की लाइन नहीं मानी तो सरकार नाराज हो जाएगी। तीसरा मुस्कुराता है। दोनों को खुश करना नामुमकिन है। अब आप बताइए, जब पार्टी का सबसे अहम पद खाली हो और संगठन सत्ता से नाराज हो, तब क्या आप उम्मीद रख सकते हैं कि सरकार सुचारू चलेगी? संघ को लग रहा है कि मोदी शाह की जोड़ी ने न सिर्फ पार्टी हथिया ली है, बल्कि अब संगठन की आत्मा भी खत्म कर रही है। यही वजह है कि संघ अब दबाव में नहीं, बल्कि दबाव बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कई बैठकें की हैं बंद दरवाजों के भीतर, और वहां दो बातें सामने आईं। नंबर 1, भाजपा में संघ की भूमिका लगातार घट रही है। नंबर 2, मोदी शाह की जोड़ी पर संतुलन बैठाना जरूरी है। फील्ड रिपोर्ट्स ने भी बताया कि भाजपा के कार्यकर्ता आज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जो लोग शाखाओं से आते हैं, जिनकी राजनीतिक ट्रेनिंग नागपुर से हुई है, वो आज सत्ता से कटे हुए हैं। दिल्ली दरबार हावी है और जमीन की सुनवाई बंद। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक अब भाजपा के अंदर भी यह फुसफुसाहट सुनाई देने लगी है। संघ नाराज है, और जब संघ नाराज होता है तो पार्टी के भीतर छिपे असंतुष्ट नेता बाहर झांकने लगते हैं, क्योंकि संघ का समर्थन इक्वल टू राजनीतिक संरक्षण। केशव मौर्य जैसे नेता, जिनका प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा को लेकर सब्र जवाब दे रहा है, अब संघ की छाया में अपनी आवाज उठाने लगे हैं। संघ का दखल नहीं हो, ये मोदी शाह चाहते हैं, लेकिन वही दखल अब कई भाजपा नेताओं की ख्वाहिश बन चुका है। सवाल बड़ा है, क्या संघ वाकई मोदी शाह को कमजोर कर सकता है? जवाब भी बड़ा है, हां, क्योंकि संघ चुनाव नहीं लड़ता, पर चुनाव जिताता है। उसके पास हजारों शाखाएं, प्रचारक और जमीनी कार्यकर्ता हैं। अगर ये निष्क्रिय हो जाएं तो बीजेपी का वोट प्रतिशत सीधे 4 से 5% गिर सकता है। और चुनाव में 4% का मतलब क्या होता है, ये जानने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं। और तो और, संघ के पास वैचारिक और नैतिक दबाव का सबसे बड़ा हथियार भी है। अगर संघ आज नाखुश हो जाए तो पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की हवा अपने आप बहने लगती है। यही वजह है कि संघ ने इस बार एक सीधा अल्टीमेटम दिया है, या तो संगठन को फिर से हमारी मर्जी से गढ़ो, या फिर मान लो कि 2029 से पहले ही सत्ता की ऊंचाई से नीचे गिर जाओगे। अब यह अल्टीमेटम सलाह नहीं, चेतावनी है, और यह चेतावनी आ रही है वहां से जो भाजपा की रीढ़ कहा जाता है। राजनाथ सिंह मोदी असेंबली में झूठ बोला है, पाकिस्तान जीता है, भारत आ रहा है, भारतीय जनरल आपस में लड़ पड़े, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। पाकिस्तान से ठुकाई के बाद भारतीय जनरल पागल हो गए, और दूसरी तरफ जो है ना ट्रंप भी इनके सही तरह बजा रहा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, और जो भाई दोस्त चैनल पर नहीं हो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।